नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं भारतीय इतिहास का भाग 3 में जो नोट्स लाइनर क्वेश्चन हैं आंसर टाइप के, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और जो भी भाई बहनें चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है दोस्तों। राजस्व लेखपाल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ग्रुप सी के पदों के लिए, मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। इसमें देखिए दोस्तों, साफ साफ दिया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अक्सर पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं, तो 3 होती हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमती इंदिरा गांधी तथा मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनते वक्त राज्यसभा के सदस्य थे। श्रीमती अक्सर पूछा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी तथा मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनते वक्त राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्रधानमंत्री जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक अपने पद पर बना रहता है। अक्सर पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रहते हैं, तो जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद किसमें है? 76 में। भारत का महान न्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के महान न्यायवादी का पद का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? तो 76 अनुच्छेद में है दोस्तों। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान न्यायवादी होता है। यह भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। महान न्यायवादी संसद या मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, तथापि उसे किसी भी सदन या सदन की किसी समिति की बैठक में भाग लेने और अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। महान न्यायवादी सदन की मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में पूछा जाता है। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में। दोस्तों, मैं ये आपको निचोड़ बता रहा हूँ जो मेन पॉइंट हैं इतिहास के। नहीं तो आप भारतीय इतिहास जो दिया है बहुत ज़्यादा दिया है, मैं आपको निचोड़ जो पूछा जाता है प्रश्न परीक्षाओं में वही मैं आपको बता रहा हूँ। भारत में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद एक ऐसा संवैधानिक उपाय है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय पर संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय पर्यवेक्षण तथा विशेषज्ञ प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किए गए हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको टिक लगा लीजिएगा आप लोग। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले है, तक समय पर अपने पद पर आसीन रह सकता है, ग्रहण कर सकता रहता है। पूछा जाता है कि भारत का जो नियंत्रक व महालेखक है परीक्षक है, उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष तक की आयु जो है प्राप्त कर लिए हों। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि नियंत्रक व महालेखा जो है परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट दोस्तों, संसद से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। जो व्यक्ति सांसद ना हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारतीय संसद के 2 लोकसभा तथा राज्यसभा सदन हैं।
भारतीय संसद की राज्यसभा को उच्च सदन तथा द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद की लोकसभा को प्रथम निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। अक्सर पूछा जाता है राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं और लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद को लोकप्रिय सदन क्या है? लोकसभा है। भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। दोस्तों पूछा जाता है कि राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या अधिकतम है? 250 निर्धारित की गई है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 238 हो सकती है। वर्तमान में निर्वाचन सदस्यों की संख्या जो है 233 है। वर्तमान में 233 है। राज्यसभा में जो है 238 तक जो है हो सकती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। बहुत बार पूछा गया दोस्तों यह क्वेश्चन। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा के ख्याति में अर्जित करने वाले होते हैं मनोनीत करता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 245 हो गई है। वर्तमान समय में राज्यसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। कोई विदेशी नागरिक जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। कोई विदेशी नागरिक राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। दिल्ली व पौंडीचेरी 2 संघ राज्य क्षेत्र को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश 31 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश से हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे। नेक्स्ट दोस्तों, एक वर्ष में राज्यसभा के कम से कम 2 अधिवेशन होते हैं। पूछा जाता है एक वर्ष में राज्यसभा के कितने अधिवेशन होते हैं? कम से कम 2 अधिवेशन होते हैं। राज्यसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम समयांतरा 6 माह का होता है। लोकसभा की संरचना का संविधान के अनुच्छेद 81 में उल्लेख है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अब की बार पीईटी के परीक्षा में पूछा गया था कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 552। बहुत से बच्चे 550 लगा के आए थे, लेकिन 552 करेक्ट है। वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545। वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 543 निर्वाचित सदस्य हैं तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों का सदन है। संघ राज्य क्षेत्र का लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य प्रतिनिधित्व कर हैं। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से तथा गोपनीय होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी सदस्य एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए 2 वर्ष की सज़ा पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने हेतु अयोग्य होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपराध के लिए 2 वर्ष की सज़ा पाने पर संसद का सदस्य चुने जाने हेतु अयोग्य हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को लोकसभा में मनोनीत करेगा। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है उत्तर प्रदेश से है। राज्यसभा में भी है और लोकसभा में भी जो है उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य प्राप्त हैं। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव सन 1951-52 में हुआ था और लोकसभा का जो
कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई बराबर होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अगर बराबर मत प्राप्त हुए तो उनको टाई होने पर ही निर्णायक मत देने का अधिकार है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर जी थे। जीवी मालवंकर पूछ लिया जाता है, कभी श्री गणेश वासुदेव मालवंकर पूछ लिया जाता है। और भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष श्री अनंत श्याम अयंगर, ये भी पूछा जाता है, श्री अनंत श्याम अयंगर। लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा की कार्यवाही को लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थित में लोकसभा का उपाध्यक्ष संभाल सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है। 2 या अधिक राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्र को मिलकर नए राज्य निर्माण भारतीय संसद कर सकती है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। पूछा जाता है संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पूछा जाता है कि वह कौन से लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनके सर्वप्रथम जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मालवंकर जी हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। दोनों सदन जो होते संसद के जो होते हैं उसका जो सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 100 के खंड 3 के अनुसार संसद के किसी सदन के अधिवेशन को गठित करने के लिए सदस्य संख्या सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। संसद की प्रत्येक सामान्य बैठक प्रश्नकाल से आरंभ होती है। कोई भी साधारण विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक हेतु बुला सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदन असहमति हों। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से मना कर सकता है। धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अक्सर पूछा जाता है धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। लोकसभा में वार्षिक बजट देश के वित्त मंत्री पेश करते हैं। भारत की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण रहता है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। आकस्मिक निधि संबंधी संविधान के अनुच्छेद 267 में है। संसद में प्रश्नकाल का तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी मामले में जानकारी प्राप्त करने हेतु मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में प्रश्न ही पूछा जाता है दोस्तों। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा प्रत्येक दिन सुबह 11 से 12 बजे तक होती है। संसदीय व्यवस्था में भारत की नई देन शून्यकाल है। संसद में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है। संसद सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। प्रश्नकाल के दौरान जो पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदस्य सदन में तुरंत चाहता है। इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, तुरंत जो है उसका उत्तर मिल जाता है दोस्तों। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न
प्रत्येक दिन पूछे जा सकते हैं, तो एक दिन में केवल 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव मूल प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव संसद में प्रश्नकाल के बाद पेश किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव जो है संसद में प्रश्नकाल के बाद पेश किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी कहते हैं। इसमें संसदीय समितियां हैं दोस्तों। भारत में संसदीय समितियों का विकास 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। भारत में संसदीय समितियों का विकास 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के से माना जाता है। संसदीय समितियां प्रमुखतः दो हैं, अस्थायी और अस्थायी प्रकार की। लोकसभा की प्राक्कलन समिति जो है 30 सदस्य होते हैं। पूछा जाता है कि लोकसभा में प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से किया जाता है। प्राक्कलन समिति का प्रमुख कार्य सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करना है। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति जुड़वा बहन भी कहा गया है। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन अक्सर पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो प्राक्कलन समिति को कहते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। अक्सर पूछा जाता है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। संसद की लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहा जाता है। संसद की जो लोक लेखा समिति है उसको लघु लोकसभा भी कहा जाता है। न्यायपालिका में दोस्तों देखिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिसे जो कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है क्योंकि संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय देने का प्राधिकार उसमें निहित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन अधिकारिता और शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के प्रारंभ होने के समय उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति सहित 8 न्यायाधीश होते हैं। पूछा जाता है कितने न्यायाधीश होते हैं, 8 न्यायाधीश होते हैं। संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है। नियमों का पालन कराना कार्यपालिका का है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते का संचित निधि प्रभारित किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मतलब टोटल कितने होते हैं, 31 होते हैं। 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं। के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष दोनों पद पर सुशोभित रहे। के.एस. हेगड़े जी। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून का न्याय निर्णय करना। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है जो भारतीय नागरिक हो, जो कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय या किसी न्यायालय विधि व्यवसाय कर रहा हो या राष्ट्रपति की राय से पारंगत विधिवेत्ता हो। इतना होना चाहिए। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है जो भारत का नागरिक हो। सब साफ साफ इसमें दिया है दोस्तों। ऐसे पॉइंट मिलते हैं तो उन्हीं को जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या निश्चित करने का अधिकार संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष संविधान के निष्ठा और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की शपथ लेता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये हिस्ट्री का निचोड़ बता रहा हूँ, जो भारतीय इतिहास है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसी तरह के ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के हैं दोस्तों। तो जो भी भाई बहनें चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह वीडियो सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। और यह है राजस्व लेखपाल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, फार्मासिस्ट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।